हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आज उसी का अपन पाठ नंबर 2 लेके आए हैं आपके लिए। यदि क्लास हमारी शानदार लगे, नोट्स आपको अच्छे लगे, क्वेश्चन आपको शानदार लगे, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, हम आपके लिए परमानेंट केमिस्ट्री के आज पहले पार्ट की और बचे हुए भाग कल लेके आएंगे। उसके बाद हम अम्ल और क्षार पढ़ेंगे। बाद अपन कार्बन यौगिक पढ़ेंगे और धातु अधातु भी पढ़ेंगे। ठीक, इस प्रकार हम रोज आपके लिए क्लास लेते आएंगे। जब केमिस्ट्री का पार्ट पूरा होगा तो अपन लेके आने वाले हैं आपके लिए बायो के बाद आपके लिए आएगी फिजिक्स। चलो बात करते हैं आज के क्वेश्चन में आपके लिए जो हम लेके आए हैं शानदार तरीके से। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, बात करते हैं कि जो अभिक्रिया के प्रकार में अपन पढ़ रहे थे, तो सी नंबर हमारे पास गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का कार्य होता है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं ऊष्मा का क्या हो, निकासन हो। ऊष्मा का क्या हो, जो ऊर्जा होती है उसका कार्य होता हो। और ऊर्जा की जगह अपन ऐसे भी कह सकते हैं ऊष्मा का निकासन होना, ऊष्मा का निकलना। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है किस प्रकार से, ये रहा, हम उदाहरण देख लेते हैं। मेथेन की अभिक्रिया, मेथेन होती है CH4 मेथेन होता है। और इसे अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस। और ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्राकृतिक गैस के दहन की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो याद रखना, मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के दो अणुओं के साथ करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल के दो अणु निकलते हैं, साथ में ऊर्जा निकलती है। जहाँ पर साथियों ऊर्जा निकलेगी वहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। नोट में हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रखा है, क्वेश्चन दे रखा है लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट सीधा पूछा जाएगा, इससे नोट वाले प्रश्न से सीधा पूछा जाएगा। शाब्दिक समीकरण दी जाएगी ये, और इसमें कहेगा रासायनिक समीकरण लिखो। तो लेड नाइट्रेट। ठीक है, फिर हम क्या कहें, इससे जब ताप दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तो एक किस में परिवर्तित हो जाती है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में, इनमें विभाजित हो जाती है। तो लेड नाइट्रेट का हमें सूत्र पता होना चाहिए। लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो PbNO3 की होल ट्वाइस होता है। ठीक है, PbNO3 की होल ट्वाइस होता है। और इसमें ताप दिया जाता है, ये जो हमारे इस प्रकार सिम्बल दिखता है त्रिभुज का, ये ताप का सिम्बल होता है। ठीक है, ताप दिया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, लेड ऑक्साइड PbO में। ठीक है, PbO जिसे अपन कहते हैं लेड ऑक्साइड। ठीक, प्लस NO2 का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 अणु निकलते हैं, साथ में एक ऑक्सीजन का अणु निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। और आगे चलने पर हमारे पास उष्मा रासायनिक अभिक्रिया की जो पार्ट की बात करें डी की, तो वो प्रकार हमारे पास आ रखा है उष्मा शोषी अभिक्रिया। साथ साथ शब्दों में पहले आपको समझाएं तो कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, अवशोषण किया जाता हो, उष्मा को ग्रहण किया जाता हो, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन यानी H है हाइड्रोजन गैस, और आई होता है हमारा, ये आई होता है आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन की आयोडाइड के साथ ऊर्जा की उपस्थिति में ना ऊर्जा दे रहे हैं, अभिक्रिया होने से पहले ऊर्जा दे रहे हैं साथियों। और ये किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज हो जाता है। तो हम क्या करें, यहाँ ऊर्जा दे रहे हैं तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर ये अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया हुई। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा उदाहरण है वो है कि मनुष्य में होने वाली अभिक्रिया जो उष्माक्षेपी का उदाहरण होता है, और पौधों में जो अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, वो उष्माशोषी की एक बेहतर उदाहरण साबित हो सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है शानदार अगला प्रकार, जो हमारे पास क्या है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अब क्या कर रहे हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में आप याद कर सकते हो
भाषा जिन अभिक्रियाओं में प्रकाश का अवशोषण किया जाता, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जैसे बात करें प्रकाश संश्लेषण, इसका बेहतर उदाहरण है, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल के अणु जब सूर्य के प्रकाश और पर्ण हरित लवक की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? C6H12O6। क्या बनता है? ग्लूकोज। इससे अपन क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो यहाँ लिख देते हैं ग्लू, ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और 6 ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं। जो ऑक्सीजन के पौधों में जो ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं वो मनुष्य क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हम श्वसन की क्रिया में ग्रहण करते हैं साथियों, ठीक है, हम श्वसन की प्रक्रिया में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक, इसी प्रकार अपन आगे बात करें नोट में सिल्वर क्लोराइड, क्या बात करें? सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया लिखो। जो सूर्य के प्रकाश डालने पर शुद्ध सिल्वर प्राप्त होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश डाले तो शुद्ध सिल्वर प्राप्त होगा। तो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है साथियों? AgCl। क्या होता है? AgCl। AgCl हमारा क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं? AgCl के दो अणु में सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? 2Ag बनता है। शुद्ध क्या निकली? हमारे सिल्वर निकला। सिल्वर यानी चांदी, Ag मतलब चांदी, प्लस क्लोरीन गैस है निकली। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि AgCl में सूर्य का प्रकाश प्रवाहित किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आपको के क्लोरीन गैस है निकलती है। ठीक है, इससे बात करते हैं अगले पॉइंट की। 2 नंबर श्याम सवेती फोटोग्राफी में होने वाली अभिक्रिया लिखो। यानी कि जब हम फोटोग्राफी करते हैं, फोटो खींचते हैं और उसकी जो चमक दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं? HBr का जो घोल होता है उससे निकालते हैं, जिससे हमारी क्या होता है? यहाँ पर अच्छी प्रकार से ये चमकती है, या अपन कह सकते हैं अच्छी प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, HBr है ना, BR, HBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, HBr सिल्वर ब्रोमाइड के दो अणु क्या करते हैं? इनमें सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, 2Ag यानी कि शुद्ध चांदी निकलती है और Br गैस निकलती है, ब्रोमाइड है गैस निकलती है। Br ब्रोमाइड, Ag यानी चांदी सिल्वर। फिर चलते हैं साथियों इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने के लिए ये रहा आपका। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, पेपर में हमारा पूछा गया है 2-3 बार, ध्यान रखना। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, हम बात करें कि कोई पदार्थ है उसका जो विलयन है एक्स पदार्थ है, हमें पता नहीं पदार्थ क्या, हम पहचान करेंगे इस उत्तर में। ठीक, एक्स पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, यानी कि बुझे हुए चूने का अपन कह सकते हैं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि एक्स पदार्थ का नाम लिखे तथा इसका सूत्र लिखे। क्या लिखोगे यहाँ पर? शब्द सूत्र तथा इसका सूत्र लिखे। ठीक है, पदार्थ एक्स का नाम लिखे तथा सूत्र लिखो। और 2 नंबर पॉइंट आपको पूछा जाएगा, पदार्थ एक्स के जल के साथ अभिक्रिया लिखो। ठीक है, तो एक्स पदार्थ क्या हो जाएगा? सफेदी काम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है, या अपन कह सकते हैं कली का उपयोग किया जाता है। जो कली होता है, उस चूना होता है, वो किसका बना होता है? आपको के कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, जिसे अपन कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो हमारा जो शुद्ध नाम हुआ वो कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र हुआ वो हमारा क्या हुआ? CaO। जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जल प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना बनता है, जिसे अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगी? अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो आप क्या करते हो कि चूने को भिगोते हो और उसमें जल डालते हो, तो आपको पता होगा कि उसमें से क्या निकलती है? गैस निकलती है, और वो गैस से अधिक उष्मा के साथ प्रवाहित होती है, बाहर निकलती है या निकासित होती है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ। यदि हमारी क्लास शानदार लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है विस्थापन अभिक्रिया। क्या बात करें? विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु
किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के साथ स्थान पर, है ना, स्थान पर, कि एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या अपन दूसरे शब्दों में कहें तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्वों को अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में अपन बात करें यहाँ पर, तो जिंक, Zn होता है जिंक, ठीक है, पहले भी जिक्र कर चुके हैं। Zn क्या होता है हमारा, जिंक, ठीक है। जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, कि अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 बनता है, और यहाँ पर क्या निकल जाती है, कॉपर धातु निकल जाती है, ठीक है। याद रखना कि जिंक क्या अधिक क्रियाशील होती है, जिंक क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है, कॉपर क्या कम क्रियाशील होती है। तो कॉपर है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अभिक्रिया होने पर जिंक चली जाएगी, तो हम कॉपर ऑक्साइड की जगह क्या बनने वाला है, जिंक सल्फेट बनना, है ना। कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर धातु बाहर निकल जाएगी साथियों। फिर बात करते हैं नोट में कुछ प्रश्नों की, और नोट में अपन बात यहाँ पर करने वाले हैं कि जिंक, यह साथियों क्या है, जिंक है, शब्द मिस्टेक हो गया, क्या है, जिंक तथा लेड, ठीक है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी कि प्रश्न पूछ ले जिंक और लेड और कॉपर में से सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है, तो आप कहोगे जिंक सबसे अधिक होती है, उसके बाद लेड होती है, उसके बाद कॉपर होता है। कॉपर से ज़्यादा हमारा जिंक और लेड है कि अभिक्रियाशील होता है। फिर बात करते हैं जी, पार्ट नंबर जी, नेक्स्ट अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। साफ साफ शब्दों में कहें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारी क्या होती है, कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। परिभाषा देख लेते हैं। क्लास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और आगे से आगे आप अपने साथियों तक पहुँचाए। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अपन बात करें सोडियम सल्फेट, ठीक है, यहाँ नीचे सल्फेट लिखा हुआ है, SO4 को क्या कहते हैं साथियों, अपन कहते हैं सल्फेट, SO4 सल्फेट होता है, ठीक है। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बी का मतलब बेरियम, Cl का मतलब क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, हमारा अभिक्रिया करने पर बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4 बन जाएगा, और हमारे पास क्या निकलेगा, साधारण नमक निकलेगा, ठीक है, साधारण नमक निकलेगा। तो याद रखना, देखो किस सल्फेट के साथ क्या था, सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन के साथ क्या था हमारा, यहाँ पर देखें तो बेरियम। बेरियम अभिक्रिया होने के बाद सल्फेट के साथ चला जाता है, BaSO4 बन जाता है, और सोडियम वो हमारा क्लोरीन के साथ चला जाता है, NaCl एक साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाने पर जो हमारे पास खाने योग्य वस्तु या पदार्थ बनता है उसका नाम बताइए। तो खाने योग्य आपको पता है सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक प्राप्त होगा साथियों। फिर चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको क्लास शानदार लगे तो शेयर सब्सक्राइबर में कमी मत रहने देना, ताकि आपको अगली क्लास में इससे भी शानदार नोट्स प्राप्त हो, अच्छे क्वेश्चन प्राप्त हो, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है उपचयन व ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन व ऑक्स बात करते हैं आगे हमारे H नंबर प्रकार की, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया दो प्रकार से पूछा जा सकता है। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। शानदार तरीके से पूछा जा सकता है। अब उपचयन का और ऑक्सीकरण का मतलब आप साफ साफ शब्दों में बात करें तो अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि होना। क्या ऑक्सीजन की तो क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। O2 ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। दूसरी अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन की क्या होना, कमी होना। ऊपर तीर का निशान है, इसका मतलब इसमें क्या होगी, वृद्धि, नीचे किया इसका मतलब क्या होगा, कमी, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं परिभाषा की। ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी हो, ठीक है, हाइड्रोजन की कमी होती हो, उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए अपन दो पढ़ लेते हैं। उदाहरण पहला Mg, ठीक है, मैग्नीशियम। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। याद रखना, ऐसा भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न है
कि मैग्नीशियम के दहन की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। फिर 2 नंबर उदाहरण अपन ऐसे भी देख लेते हैं। Cu यानी Cu कॉपर। Cu क्या होता है? कॉपर। इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है? ताप दिया जाता है। ठीक है ना। ये त्रिभुज का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये किसका सिंबल होता है? ये हमारा ताप का सिंबल होता है साथियों। किसका सिंबल होता है? ताप का सिंबल होता है, याद रखना। ताप दिया जाता है, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा, CuO प्राप्त होगा, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, साफ साफ शब्दों में कहें तो ऑक्सीजन की क्या होगी? अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में उल्टा होगा। देखो, उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। तो अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। क्या कहोगे? कि O2 यानी ऑक्सीजन की कमी, H2 यानी हाइड्रोजन में क्या होगी? वृद्धि होगी। हाइड्रोजन में क्या होगी साथियों? वृद्धि होगी। तो परिभाषा देख लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में ह्रास यानी कमी और हाइड्रोजन में क्या हो? वृद्धि होती हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बात कर लेते हैं उदाहरण, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया CuO कॉपर ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रभावित की क्या बनेगा? कॉपर प्लस जल निकल जाएगा। ठीक है, और ये हमें क्या दिया गया? इसमें ताप देना आवश्यक है, क्योंकि ताप के बिना यह अभिक्रिया होने वाली नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट आपके सामने यहाँ पर नज़र आने वाला है नोट। और ये प्रश्न हमारा 2023 में पूछा गया है स्पेशल प्रकार से, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। याद रखना 2023 में, उसके बाद नहीं पूछा गया, हो सकता है इससे तरह आपको ये सवाल मिले। तो कॉपर की अभिक्रिया, कॉपर यानी Cu की अभिक्रिया ऑक्सीजन O2 के साथ करवाने पर भूरे, ठीक है, भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है, और जिसे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कॉपर धातु प्राप्त होती है। बात करते हैं यहाँ पर कि अपने कॉपर लिया Cu, इसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की और ताप दिया तो कॉपर ऑक्साइड बना, और ये कॉपर ऑक्साइड क्या? एक भूरे रंग का पदार्थ है। फिर कॉपर ऑक्साइड में क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे और ताप देंगे तो शुद्ध कॉपर प्राप्त होगी। क्या होगी? शुद्ध कॉपर प्राप्त होगी, और जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर चलते हैं इसी प्रकार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने वाले हो यहाँ पर। आप अच्छे तरीके से हमारा रासायनिक अभिक्रिया का लास्ट प्रकार रिडॉक्स अभिक्रिया, याद रखना, रिडॉक्स अभिक्रिया। बात करते हैं इसमें कि साफ साफ शब्दों में आप कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हुए। ठीक है, तो हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है और रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कैसे होती है अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या साथियों? हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है? जल में परिवर्तन हो जाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन जुड़ जाती है, यानी क्या हुआ? ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, उपचयन अभिक्रिया हुई। इसी प्रकार अपन क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड जब अभिक्रिया से पहले इसके साथ ऑक्सीजन है, अभिक्रिया करवाने के बाद इसके साथ क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, तो अपन कह सकते हैं इसमें क्या हुआ? अपचयन, ऑक्सीजन क्या हुई? कमी। तो अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि, उपचयन हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी, क्या होगा? अपचयन होगा। याद रखना ये प्रश्न। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये देखने के लिए मिलने वाला है। देखो, हमारे लास्ट ट्रेडिंग थ्योरी की फिर अपन कुछ प्रश्न लेके आएंगे, या कुछ पार्ट और महत्वपूर्ण लेके आने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास, है ना, कोई धातु है जो अपने आसपास विद्यमान यानी उपस्थित नमी, ऑक्सीजन और अम्ल के संपर्क में आने से संरक्षित होती है, उसे संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब बात करते हैं अपन कि संक्षारण साफ साफ शब्दों के, तो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या होती है? हमारी ऑक्सीजन होती है, नमी होती है, और क्या होती है? कुछ मात्रा में अम्ल की उपस्थिति भी होती है। जब ये एक साथ क्रिया करती है तो वहाँ पर क्या होता है? धातु का संक्षारण होता है। संपर्क से आने से संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा विकृत गंधिता। यानी कि साफ साफ शब्दों में बात करें कि कोई खाद्य पदार्थ है, उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और उसमें क्या हुई? गंध में परिवर्तन हुआ, स्वाद में परिवर्तन हुआ, विकृत गंधिता कहलाती है।
फिर बात करते हैं परिभाषा में अनुसार कैसे याद करेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ, अभी बताया खाद्य पदार्थ कौन कौन सी, वसायुक्त या तेलीय पदार्थ होना चाहिए, कि ऑक्सीजन से क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीकरण होने के कारण खाद्य पदार्थ के स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। साथियों याद रखना। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है, देखो ये हमारे एक पर्सन टाइप याद कर लेना। 2022 में प्रश्न पूछा गया है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, कि लोहे की वस्तु है उस पर हम पेंट क्यों करते हैं, आएगा 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। लोहे की वस्तु पर जंग उसकी खुली सतह पर ऑक्सीजन व नमी, ऑक्सीजन व नमी के कारण लगती है। लोहे की वस्तु की सतह पर पेंट लगने से सतह खुली नहीं रहती है तथा ऑक्सीजन वस्तु की सतह के संपर्क में नहीं आ पाती है, वस्तु पर जंग नहीं लगती है। याद रखना कि अपन क्या करें, कोई लोहे की वस्तु है उसको जंग से बचाने के लिए, है ना, कि वायुमंडल में हमने खुला रखा और उस जंग से बचाने के लिए नमी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाए, इसलिए उस पर अपन क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, कोई प्रकार के उपयोग करके उसे बचाने का कार्य करते हैं। 2022 में आया हुआ प्रश्न है, शानदार तरीके से याद रखना। 2022 में इस सत्र आने की संभावना व्यक्त जरूर करेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि क्लास शानदार लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन को प्रभावित क्यों किया जाता है ना, कि अपन करते हैं कि नाइट्रोजन, है ना, कि हमारा तेल और खाद्य पदार्थ है उनको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, उनमें जो नाइट्रोजन गैस है वो क्यों छोड़ी जाती है, अपन समझे अपनी भाषा में। तो अपन कह सकते हैं कि कोई तेल और वसायुक्त भोज्य पदार्थ है, कि तेल और वसायुक्त कोई भोज्य पदार्थ है, पदार्थों के उपचयन से बचाने, है ना, कि उपचयन यानी ऑक्सीकरण होने से बचाने, उपचयन यानी ऑक्सीकरण होने से बचाने हेतु हम इसमें नाइट्रोजन प्रवाहित करते हैं। तेल तथा वसा का उपचयन होने पर वे विकृत गंधिता हो जाती है तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने पर यह प्रक्रिया रुक जाती है या इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो याद रखना, ये हमारा एक प्रश्न ऐसे भी पूछा गया था 1 नंबर में, कि जो हमारी चिप्स की थैली आती है उनमें कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, तो उनमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ताकि चिप्स है वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। याद रखना साथियों, ठीक है। ये प्रश्न भी हमारा 2021 में पूछा गया है, याद रखना 2021 में पूछा गया 2 नंबरों में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने के लिए मिलने वाला है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है समझाते हैं, है ना, कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, या प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, अवक्षेपण अभिक्रिया को समझाइए और उदाहरण भी दीजिए या उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अविलीय अवस्था से प्राप्त होकर विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया, तथा यह क्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें उत्पाद अविलीय है, विलीय अवस्था में, अविलीय अवस्था में जब अभिक्रिया होती है तो विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है, यानी कहीं कोने में जम जाता है, अवक्षेप कहलाता है, और यही प्रक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अपन करें कि सोडियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, इनकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट और NaCl प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया एक प्रकार से हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है साथियों। किसका उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, याद रखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखने के लिए मिलने वाला है ये, तो हमारे पास ये भी प्रश्न शानदार तरीके से पूछा जाता है। जब हमारा विज्ञान का पेपर हार्ड की कंडीशन में आएगा, कठिन आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपको पूछे जाएंगे, याद रखना। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रोजन के विलयन, है ना, नाइट्रेट, सिल्वर के शोधन में यानी कि सिल्वर को शुद्ध किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखे, याद रखना। 2023 का पेपर है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो बात करते हैं AgNO3, AgNO3
Ag का मतलब सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या करते हैं, कॉपर Cu के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रोजन के कितने हम नाइट्रेट के है ना, सिल्वर नाइट्रेट के कितने अणु लेने वाले हैं, 2 अणु अपन लेने वाले हैं। जैसी अभिक्रिया होगी कॉपर नाइट्रेट बनेगा, क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 की होल ट्वाइस, ठीक है। और क्या निकल जाएगी, शुद्ध अवस्था में चांदी यानी Ag बाहर निकल जाएगी। साथियों आज करते हैं अपन इतने क्वेश्चनों की बात, और कल अपन इससे भी शानदार क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगे, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको नोट्स अच्छे लगे, तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके और भी साथी इस क्लास को देख सके, पढ़ सके और अपने जो पेपर है उनमें अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और कल हम लेके आने वाले इसके कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सत्रों में ज़रूर पूछे गए हैं। कल अपन क्वेश्चनों के प्रश्न रखने वाले हैं। ओनली फॉर रासायनिक अभिक्रियाएं हम 30-40 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, और उन अभिक्रियाओं को किस प्रकार से हमारे पेपरों में पूछा गया है अपन वहीं रख के और चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए आज करते इतने क्वेश्चनों की बात। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।